छात्रों, MCQ सामाजिक विज्ञान का आज चौथा भाग लेकर आए हैं और इसका पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई? 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो हैं, तो कुल दलों की संख्या, इसमें प्रश्न दो तरह से ही पूछ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, तो आंसर लिखेंगे 6। और नाम पूछे जाएं तो 2 नाम पूछे जाते हैं या 2, 1 जो भी पूछ लिए जाएं, लेकिन मैंने यहाँ सब नाम लिख दिए हैं तो आप उसमें देख लें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये मुख्य रूप से 2 नाम आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद BSP, इनकी बहुजन समाजवादी पार्टी, CPI, CPI, CPIM और NCP, NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये सब पार्टियां हैं और ज़्यादातर 2 या 3 नाम पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना है। ऐसे कुल दल हैं 6। अगला है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी थे। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप क्या चीज़ नहीं है? लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता अपना शासक चुनती है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन ये ठीक बात नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन ऐसा कुछ नहीं है कि लोकतंत्र में सारी जनता आ जाती है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी है, क्यों अच्छी है? तो उसके रीजन है क्योंकि सभी नागरिकों को समानता लाती है। सभी नागरिकों को क्या समानता लाती है? सबकी, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ये सारी बातें हैं, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिलता है और सबके साथ समानता का व्यवहार लाती है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी व्यवस्था मानी गई है। अगला प्रश्न है, ये भी बढ़िया प्रश्न है, बहुसंख्यकों का संबंध किस शासन से नहीं है? किस शासन से नहीं है? ये प्रश्न आपका ऊपर भी आया था। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है बहुसंख्यकों का शासन, और इसमें भी यहाँ पे दे रखा है, बहुसंख्यकों का संबंध किस शासन व्यवस्था से नहीं है? तो लोकतंत्र से। लोकतंत्र, बहुसंख्यक की बात लोकतंत्र में नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र में चाहे अल्पसंख्यक कोई भी संख्यक है, बहुसंख्यक है, चाहे संख्या में कम है, लोकतंत्र सबके लिए है। अगला है, लोकतंत्र का गुण है। क्या है लोकतंत्र का गुण? देशभक्ति की भावना बढ़ती है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है और प्रगतिशील सरकार। तो ये क्या है? लोकतंत्र के ये गुण हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। देश का विकास जो निर्धारित होता है उसका आधार क्या है? तो एक तो उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, इन सारी चीज़ों को आकलन किया जाता है। इसके बाद जो है देश के विकास को निर्धारित किया जाता है, उसका ये आधार माना गया। इन चीज़ों को देखकर उसका आधार माना गया। अगला है, विकासशील देश। अब 2 तरह के देश होते हैं, विकसित देश और विकासशील देश। विकासशील देश वह होते हैं जिनका अभी विकास चल रहा है धीमी गति से और किन्हीं कारणों से वो पूर्ण विकसित नहीं हो पाए। हमारा भारत देश है, वो भी विकासशील देश की श्रेणी में आता है, लेकिन 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब वहाँ तक देखो विकसित हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या रहता है, लेकिन वहाँ लक्ष्य माना गया है कि 2047 तक इसे पूर्ण किया जाएगा। जो विकासशील देशों की विशेषताएं हैं उसमें हम भारत को लाया जाएगा, ऐसा माना जाता है। भारत व उसके सभी पड़ोसी देश कैसे देश हैं? भारत व उसके सभी पड़ोसी देश कैसे हैं? विकासशील देश हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम तो आपको पता ही होंगे जो भारत की सीमाओं से लगे रहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, ये सब भारत के, सब नेपाल, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो ये सब कैसे हैं? विकासशील देश हैं। अगला प्रश्न है, विकसित देश। विकसित देशों के उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कैसे देश हैं? ये विकसित देश हैं। हम रूस को विकसित देश इसलिए नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि वो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है।
इसीलिए उसको नहीं माना गया है। लेकिन यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको क्या माना गया? विकसित देश की श्रेणी में माना गया है। और विकसित देश के लिए जो मानक हैं, विशेषताएं हैं उसकी, तो वो क्या हैं? साक्षरता स्तर उच्च होता है और प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जनसंख्या कम होती है और अन्य संसाधन जो वहाँ की जनसंख्या है उसके अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल नहीं हैं। तो इसीलिए वो देश विकसित देश हो जाते हैं। अगला है विकास का पहला महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो विकास का पहला महत्वपूर्ण घटक होता है औसत आय। अगला है UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट मापदंड। तो मानव विकास UND का माप देश में मानव विकास रिपोर्ट मापन का काम करती है। तो इसमें जो है क्या क्या देखा जाता है? शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। ये पीछे भी हम बता चुके हैं और वही चीज़ इसमें आ गई इधर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की आय सबसे अधिक और वह सबसे कम है? आय, आमदनी किस राज्य की सबसे अधिक है और किस राज्य की सबसे कम है? प्रति व्यक्ति, चाहे ऐसे कह लो प्रति व्यक्ति आय या जो भी है आमदनी, तो अधिक तो है हरियाणा की, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की है और सबसे कम है बिहार की। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। अगला प्रश्न है किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक व सबसे कम है? तो राज्य में देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, जहाँ 94% है। और मिजोरम में भी अभी साक्षर घोषित किया गया, लेकिन केरल ही प्रथम स्थान पे है, 94% है, सबसे अधिक है साक्षरता यहाँ, और सबसे कम है बिहार की। अगला प्रश्न आता है सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य। शिशुओं की सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है वो ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण है। अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक, कंपटीशन की परीक्षाएं हों, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी चीज़ हो, तो इसमें से तीनों में से एक प्रश्न जरूर बनाया जाता है और कुछ आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में से भी इसमें से बनाए जाते हैं। चाहे तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और चाहे इनमें से नाम दे दिया बोले किस क्षेत्रक में आता है, तो इस तरह से इन तीनों को आप विशेष तौर से देख लेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण है कृषि। तो इसमें कृषि को ज़्यादा पूछा जाता है कि कृषि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है, तो कृषि प्राथमिक में आती है। पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है। वानिकी मैंने आपको बताया एक व्यवस्था के अनुसार जो वन लगाए जाते हैं पंक्तियों में, गांव में पॉपुलर है, लिप्टिस है, ये लाइनदार वृक्ष लगाए जाते हैं एक लाइन से, तो उसको वानिकी कहते हैं। खनन है, और ये ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम बहुत चल रहा है इस समय, तो वो भी ऑनलाइन डिलीवरी को किस में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्रक में रखा गया है। कभी क्वेश्चन हो सकता है, बना दें। अगला है द्वितीयक क्षेत्रक के उदाहरण हैं उद्योग, भवन निर्माण, मिस्त्री जो भवन निर्माण का कार्य करते हैं, और जो मशीनों और श्रमिकों द्वारा वस्तु बनाना, श्रमिक जो है मशीनों से वस्तु बनाते हैं वो लोग आ जाते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट तृतीयक वाला है, तृतीयक क्षेत्रक के उदाहरण हैं। तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, परिवहन, ये सब तृतीयक IT सेवाएं हैं, ये सब आती हैं। और इसका एक नाम और बदल के पूछ लेते हैं इसमें कि सेवा क्षेत्रक। तो सेवा क्षेत्रक जब आ जाए तो भी तृतीय क्षेत्रक में आता है, और इसमें ये सब सेवाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, तो इसे ध्यान रखना विशेष तौर से। अगला प्रश्न है वस्तुओं का प्राकृतिक क्रिया द्वारा उत्पादन। प्राकृतिक क्रिया जब शब्द जुड़ जाए, प्राकृतिक शब्द आ जाए, तो इसमें ध्यान रखना ये प्राथमिक में आएगा। कृषि है और प्राकृतिक, ये सब काय के प्राथमिक क्षेत्रक में है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट लागू किया गया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा भी कहा जाता था, गांव में मनरेगा कहते हैं, तो ये लागू किया गया था 2005 में। इसमें 100 दिन का रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का जिसका जॉब कार्ड बनता है उसे 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और इसका अभी सरकार ने नाम बदल दिया है, ये भी आप ध्यान रखना, आने वाली परीक्षाओं में काम आएगा। इसका नाम बदलकर कर दिया जी राम जी रखा गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक व निजी क्षेत्रकों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों को तो उनके उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर किया गया है कि उद्यम जो हैं उनके स्वामित्व, उनका स्वामी मालिक, उसके आधार पर किया गया है, मालिकाना के आधार पर। अगला है असंगठित क्षेत्रक के उदाहरण। तो असंगठित क्षेत्रक में आते हैं कृषि मजदूर, छोटे दुकानदार, दैनिक मजदूर, घरेलू नौकर, इनका कोई संगठन नहीं, असंगठित क्षेत्रक में आते हैं। अगला है भारत में कौन केंद्र सरकार की
तरफ से नोट जारी करता है। तो भारत सरकार का बैंक कौन सा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। ये बैंकों का बैंक है, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि अन्य बैंक के जो देश की हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा लेती हैं ऋण, और जो है अपनी बैंकों का संचालन करती हैं। तो बैंकों का बैंक किसे माना गया है? भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला है, ऋण के औपचारिक स्रोत हैं बैंक व सहकारी समितियां, वहां से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं। अनौपचारिक मतलब, अनौपचारिक का मतलब ये हो गया किसी से पैसा जैसे चाहे वैसे तुम्हारी तालमेल बैठ जाए, पैसा ले लो, चाहे मित्र से ले लो, परिवार से ले लो, रिश्तेदारों से उधार ले लो, साहूकार से ले लो, व्यापारी से ले लो, जैसे तुम्हारा जिससे तालमेल सही बैठ जाए उससे आप पैसा ले लें, तो वो कहलाता अनौपचारिक स्रोत। काय का? ऋण का। चाहे जैसे ब्याज तुम तय कर लो, 2%, 4%, 6%, जितना भी 10%, जैसे भी आपका तय हो जाए उस हिसाब से पैसे ले लो, तो वो कहलाता है ऋण, अनौपचारिक ऋण। और औपचारिक में एक निश्चित होता है ब्याज दर, वो सरकार की ब्याज दर है, वो बैंक और सहकारी समितियां देती हैं। इतना अंतर हो गया। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण लेने का अधिकार है। बचत और ऋण लेने का अधिकार स्वयं सहायता समूह गांवों में बनाए गए हैं। महिलाओं के या पुरुषों के 8, 10, 15 लोगों का एक समूह बना दिया जाता है, तो उसकी जो भी लेन देन है सब उनकी बिना मर्जी से उसका लेन देन नहीं होता है। तो कौन इसका अधिकार किसे होगा? तो समूह के जो सदस्य होते हैं उनका अधिकार होता है इस पर, उनकी सहमति से ही होगा। अगला है, विश्व व्यापार, इंपॉर्टेंट प्रश्न आता रहता है परीक्षा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और इसके सदस्य देशों की संख्या है वर्तमान में 166। 166 सदस्य देश हैं विश्व व्यापार संगठन के, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। ये चीज़ कोई, अब प्रश्न में तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995, ऐसे पूछ लें। संगठन सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 166। अगला ये पूछ सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है मुख्यालय कहाँ है? संगठन का मुख्यालय है तो वाशिंगटन में संगठन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश का सामान्य तरीका क्या है? निवेश का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश का सामान्य तरीका, साधारण तरीका, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आती हैं तो वो यहाँ की जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ कंपनियां होती हैं उनको वो हायर कर लेती हैं, उन्हें खरीद लेती हैं और उन्हीं में अपना काम शुरू कर देती हैं, अपना टैग लगा के अपनी मोहर वगैरह सब कुछ संचालन वही करती हैं। तो वे छोटी छोटी कंपनियों को स्थानीय कंपनियां उन्हें खरीद लेती हैं। अगला है इंपॉर्टेंट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की मैंने स्थापना आपको बताई 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसके स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5 स्थायी सदस्य देश हैं इसकी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार परीक्षा में आता रहता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता तो सब हैं, आप भी उपभोक्ता हैं, पेन खरीदते हैं, कापी खरीदते हैं, घरेलू सामान खरीदते हैं, तो जो सामान खरीदने वाला होता है वो उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोग करने वाला वस्तुओं का उपभोक्ता होगा। तो इसके लिए कानून पारित किया गया था 1986 में, राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है कानून बनाया गया था, संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, और प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को जागरूक करना और जो है अपने अधिकारों को वो समझ सकें। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट, सूचना का अधिकार RTI एक्ट कब लागू किया गया था? सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था। इसमें आप किसी भी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था, किसी से भी आप जो है सूचना मांग सकते हैं, ये आपको अधिकार है। विशेष तौर से सरकारी संस्थाओं से भी आप, कोई भी ऑफिस हो किसी तरह, उसमें आप सूचना मांग सकते हैं, तो ये सूचना का अधिकार है। इससे देश को बहुत लाभ हुआ, यहाँ के नागरिकों ने खूब इससे, जो जानकारी नहीं होती थी कि कहाँ क्या हुआ, कितना क्या, सब कुछ इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं सूचना लेकर। 10 रुपये का जो है पोस्टल ऑर्डर जमा करना होता है, कुछ निर्धारित शुल्क है, और जो कुछ फोटो स्टेट के कुछ
पैसे जाते हैं वो देने पड़ते हैं, जो भी हो आवश्यकता अनुसार वो आपको सूचना आपको प्राप्त हो जाती है, वैधानिक सूचना होती है। अगला, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? और उपभोक्ता है तो न्याय पाने के लिए इसकी एक अदालतें बनाई गई, उपभोक्ता अदालतें। तो उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जहाँ तहाँ बनाए गए हैं जगह जगह पर, उन पर जाएं और अपना जो है वहाँ पर जो है उस अपनी कंप्लेंट करें। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, सारे बच्चे जानते ही होंगे, लेकिन अभी आपकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई है, इसलिए आप अभी मत नहीं दे सकते हैं। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष का बालिग माना जाता है और 18 वर्ष की आयु पर ही आप मतदान कर सकते हैं। आपका मत बनेगा तो आप इसमें मतदान कर सकते हैं। इस तरह से आपके सारे MCQ के प्रश्न आ गए और ज़्यादातर प्रश्न आपके, अधिकांश प्रश्न आपको इसी में से मिलेंगे और ये अच्छे से आप तैयार कर लें। 2-3 दिन बचे, आपका प्री बोर्ड होगा। प्री बोर्ड के बहाने आपकी पूरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम की, तो आप अच्छे से परीक्षा देंगे। और जैसा कि हमारा प्रयास है और आगे हम आपके लिए और भी प्रश्न लेकर आएंगे। जो प्रश्न है लघु उत्तरीय हैं, मानचित्र के हैं, वो भी 2-1 दिन में लाने का प्रयास करेंगे। और बस आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बस।